हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का अस्तित्व एकेडमी के इस नए सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे और मस्त और खुश होंगे एकदम से। कल हमने कक्षा 12 के एक नए सेशन की शुरुआत किया था जिसका नाम था मानव जनन। मानव जनन में हम लोगों ने कुछ कल बातें सीखी थी। आई होप वो वीडियो आप लोग क्या किए होंगे, देखे होंगे और आपको पसंद भी आया होगा। जो लोग नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप जाइए उस पहले वीडियो को क्या कीजिए, देखिए, फिर जाकर के इस वीडियो को देखिए। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें एकदम से अच्छे से डीप में क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। चलिए आज हम मानव जनन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और आगे इसको हम बारीकी से एनसीईआरटी की लाइनों को भी ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग क्या करते रहेंगे, सीखेंगे। तो देखिए हुआ क्या था कल हमने क्या किया था, कल हमने स्टार्ट किया था मानव जनन। और इस मानव जनन में हम लोगों ने क्या सीखा था, तो 7 से 8 पॉइंट हम आपको बहुत बारीकी से क्या किए थे, समझाए थे, जिसमें से पहला ये पॉइंट था। चलिए इसे एक बार हम क्या कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, आपको भी क्या हो जाएगा, ये पूरी बातें अच्छे से एक बार फिर पुनः याद आ जाएगी। हम लोग पहला पॉइंट क्या सीखे थे, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। मनुष्य में कैसा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। दूसरा हम बताए थे कि मनुष्य लैंगिक द्विरूपता दर्शाते हैं, अर्थात लैंगिक अंगों के आधार पे मनुष्य के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक था क्या हमारा नर, दूसरा क्या था मादा। नर में लैंगिक अंग क्या पाया जाता था? वृषण। और जो युग्मक बनता था उसे क्या कहते थे नर में? शुक्राणु। और मादा में जो लैंगिक अंग था उसे कहते थे अंडाशय, और उसमें जो युग्मक बन रहा है उसे क्या कहते थे? अंडाणु। ये चीज़ें हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से सीख लिया था। तीसरी चीज़ हम 2 वर्ड बताए थे आपको, 2 शब्द ऐसे बताए थे। एक शब्द का नाम था भ्रूण विज्ञान और दूसरे शब्द का नाम था भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोलॉजी और एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक, हुआ क्या था, हम बताए थे कि जब मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो उस संलयन के पश्चात एक संरचना का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है? युग्मनज। और यही युग्मनज आगे चल कर के किस में परिवर्तित हो जाता है? भ्रूण में। तो इस युग्मनज से भ्रूण बनने के दौरान कई सारी अवस्थाएं आती हैं। उन अवस्थाओं को हम कल बोले थे भ्रूणोद्भव। और इन अवस्थाओं का, जो सारी अवस्थाएं आ रही हैं, इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन करना क्या कहला रहा था? भ्रूण विज्ञान। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने अभी फिर से रिवाइज कर लिया। चौथा पॉइंट बताए थे कि 2 प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं मानव में, या मनुष्य में कह लीजिए तो 2 प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं। एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा हम आपको क्या बताए थे? द्वितीयक लैंगिक अंग। एक क्या था? प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा क्या था? द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग हैं जिनमें युग्मक का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। नर में वो प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है? तो नर में वह प्राथमिक लैंगिक अंग देखिएगा, नर में वह प्राथमिक लैंगिक अंग कौन था? वृषण था। और मादा में वो प्राथमिक लैंगिक अंग क्या था? अंडाशय था। इनको एक और नाम से जाना जाता है, हम कल बताए थे, इसे जनद भी कहा जाता है, इंग्लिश में गोनाड्स। ठीक, ये चीज़ हम कल आपको क्या किए थे, बता दिए थे। ये हमारे आगे है प्राथमिक लैंगिक। द्वितीयक लैंगिक अंग क्या थे? मैं बोला था साफ आपको, सीधे वर्ड में मैं बोला था कि वे अंग जो युग्मक को मार्ग प्रदान करने में सहायता करते हैं। जो युग्मक बन रहा है किसमें? वृषण में
या फिर कह लीजिए तो अंडाशय में जो युग्मक बन रहा है उस युग्मक को क्या प्रदान करते हैं, मार्ग प्रदान करने में सहायता करते हैं तथा उनके संलयन में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आई होप कि बातें फिर से एक बार आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैंने बताया था आपको कि नर में लैंगिक द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं, तो एक था क्या, वृषण जाल, दूसरा था शुक्रवाहिनी, तीसरा था अधिविसरण और चौथा क्या था, मूत्र मार्ग। ये चारों युग्मक को मार्ग प्रदान कर रहे हैं, करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तथा साथ ही में कुछ और भी संरचनाएं होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं, जैसे में शुक्राशय ग्रंथि, प्रोटेस्ट ग्रंथि और कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ये युग्मक को अर्थात जो नर युग्मक है शुक्राणु, उसको पोषण प्रदान करने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। ठीक, तो ये सभी जितने भी पाठ हम आपको बताए थे ये क्या थे, नर में द्वितीयक लैंगिक अंग थे। आगे आगे देखिए, मादा में द्वितीयक लैंगिक अंग क्या थे, तो हम बताए थे अंडवाहिनी, इसी को एक और नाम से जाना जाता है डिंब वाहिनी, इसी को एक और नाम से जाना जाता है क्या, फैलोपियन ट्यूब। दूसरा था गर्भाशय और तीसरा क्या था, योनि। एक और इसमें ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लोग कहते थे बार्थोलिन ग्रंथि। ये क्या करती है, चिकनाहट प्रदान करने में क्या करती है, सहायता करती है। तो ये सभी तीन मिला के मार्ग प्रदान करते हैं और ये ग्रंथि जो क्या करती है, चिकनाहट प्रदान करती है। यहाँ तक की बातें कल हम लोगों ने सीखा था। एक और लास्ट में हम एक पॉइंट बताए थे, जनद। जनद कौन था, वृषण था और कौन था, अंडाशय था। वृषण था और क्या था, अंडाशय था। इनका निर्माण कैसे हो रहा है, इनका निर्माण कैसे हो रहा है, तो हम बताए थे कि भ्रूण में तीन तरह की परतें पाई जाती हैं। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। तो वृषण या अंडाशय का कह लीजिए तो मीजोडर्म से इनका उत्पत्ति होता है या इनका निर्माण होता है। तो यहाँ तक की बातें हम लोग कल क्या कर लिए थे, सीख लिए थे। अब इसके आगे क्या आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज क्या है, नर जनन तंत्र। लैंगिक द्विरूपता दर्शा रहे थे, तो एक था नर जनन और एक क्या था, मादा जनन तंत्र। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे नर जनन तंत्र, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक डायग्राम हमने क्या किया है आपके सामने, यहाँ पे मैं लाया हूँ एनसीईआरटी का एक डायग्राम। इसे आप क्या करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से क्या करिएगा, एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा और इसे बनाने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपके लिए बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए अब आगे की बातें आज स्टार्ट करते हैं, नर जनन तंत्र। और इसको भी हम पॉइंट बाय पॉइंट एकदम से एक एक करके सीखने का प्रयास करेंगे और हम उस जो पॉइंट है उसको और सरल से सरल आपको सामने क्या करूँगा, पेश करने का, ठीक ना, प्रयास करूँगा। तो पहला पॉइंट आज के लिए, आज से जो ये नर जनन तंत्र का है पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है कि नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र 4 भागों से मिलकर बना होता। कोई आपसे पूछे कि नर जनन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो आप साफ एकदम शब्दों में बोलेंगे कि नर जनन तंत्र जो होता है वह 4 भागों से मिलकर के बना होता है। आइए देखिए कौन कौन से वो 4 भाग हैं। तो 4 भाग वो कौन कौन से हैं। पहला भाग आपका है
एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण। दूसरा भाग आपका है सहायक नलिका। देखिएगा, सहायक नलिका। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे है सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि। और चौथा भाग आपका है, ठीक, बाह्य जननेंद्रिय, जिसे हम लोग शिश्न कहते हैं, पेनिस कहते हैं। बाह्य जननेंद्रिय। ये चार ऐसे भाग हैं जो निर्माण करते हैं नर जनन तंत्र का। आइए इसकी अंग्रेजी जान लेते हैं, साथ साथ में हम लोग अंग्रेजी भी सीखते हुए चलेंगे। ए पेयर ऑफ टेस्टिज, ए पेयर ऑफ टेस्टिज। सहायक नलिका को कहा जाता है एसेसरी डक्ट। देखिए, सहायक नलिका को क्या कह सकते हैं? एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट्स कह सकते हैं। और एक देखिएगा, सहायक ग्रंथि को बोल सकते हैं एसेसरी ग्लैंड। बाह्य जननेंद्रिय को बोल सकते हैं, बोला जाता है एक्सटर्नल जेनाइटल। ये इनके कुछ अंग्रेजी नाम हैं। आई होप कि हिंदी के साथ साथ इसे भी आप लोग क्या करते चलेंगे, सीखते चलेंगे। आपको बहुत ये क्या होगा, हेल्पफुल होगा। बहुत आगे चल करके ये चीज़ें आपको बहुत क्या करेंगी, सहायता करेंगी। तो पहला पॉइंट जनाब क्या है कि नर जनन तंत्र 4 भागों से मिलकर बना होता है। ए पेयर ऑफ टेस्टिज, एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिका एसेसरी डक्ट्स, सहायक ग्रंथि एसेसरी ग्लैंड, और बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनाइटल। ये बाह्य जननेंद्रिय क्या है, इसमें क्या हम लोग को देखेंगे शिश्न के बारे में, अर्थात पेनिस। ये हमारा बाह्य जननेंद्रिय है। तो आई होप कि ये पहली बातें आपको समझ में आ गई, पहला पॉइंट। अब देखिएगा, इसमें से हम अब प्रत्येक के बारे में वो चाहे वृषण हो या फिर सहायक नलिका हो या फिर सहायक ग्रंथि और बाह्य जननेंद्रिय हो, एकदम से डिटेल से देखेंगे। आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए ये एकदम क्या है, इम्पोर्टेंट है। कुछ अगर अलग एग्ज़ाम में भी आप क्या होते हैं, बैठते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, वृषण। पहला पॉइंट उठाते हैं, इसमें से जो 4 भाग थे इसमें से पहला पॉइंट उठाते हैं क्या, वृषण। चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या है, वृषण स्टार्ट करते हैं। वृषण, पहला पॉइंट क्या है, ए नंबर हम लोग डाले थे उसको, वृषण। इस वृषण में आपको हम पिछले ही लेक्चर में बता दिए थे। पिछले लेक्चर में हम आपको क्या बताए थे कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, वृषण की उत्पत्ति किससे हुई है। तो एक इसको भी पॉइंट डाल के लिखते चले हम लोग, पॉइंट डाल के लिखते चले, पॉइंट डाल के हम लोग क्या करते हैं, लिखते चलते हैं। पहला पॉइंट है, वृषण की उत्पत्ति मेसोडर्म
से होती है। ये बातें हम लोग पहले ही सीख लिए थे कि वृषण की उत्पत्ति किससे होती है, मेजोडर्म से होती है। दूसरी बात, आइए साहब दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो वृषण ठीक कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, तो देखिएगा वृषण उदर गुहा के श्रोणि क्षेत्र में पाए जाते हैं। वृषण कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा के श्रोणि क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए ये उदर गुहा क्या है, तो ये हमारा शीर्ष है, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या है, शीर्ष भाग है। ये हमारी जो गर्दन है वह ग्रीवा है, ये वक्ष है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ तक ये क्या है, हमारे कमर के करीब में तक ये उदर गुहा है, और उसके नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, श्रोणि भाग कहलाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि वृषण उदर गुहा के बाहर श्रोणि भाग में उपस्थित होते हैं। ये दो बातें क्लियर है, वृषण से संबंधित ये दो बातें कंफर्म हो गई कि वृषण की उत्पत्ति किससे होती है, तो मेजोडर्म से होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या था कि वृषण उदर गुहा के बाहर श्रोणि क्षेत्र में या श्रोणि भाग में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तीसरा देखिएगा, तीसरा हम अब पहले ही लिखा दिए थे कि ये वृषण नर का कौन सा अंग है, तो देखिएगा वृषण नर का प्राथमिक अंग है। देखिएगा कल हम लोगों ने क्या किया था, कुछ चीज़ों को पढ़ा था, अभी हम रिवाइज भी कराए हैं। देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग में हम क्या बताए थे, वृषण, और क्या बताए थे, अंडाशय। ठीक, तो नर में वृषण और इसमें क्या है, अंडाशय। नर में वृषण और इसमें क्या था, मादा में अंडाशय। चौथा पॉइंट आते हैं। चौथा पॉइंट देखिएगा कि ये वृषण कोश में बाहर आते कब है। मानव नर में ये वृषण आते कब हैं, तो देखिएगा गर्भकाल के 7वें लगभग कह लीजिए कि गर्भकाल के 7वें महीने में उदर गुहा से वृषण कोश में आ जाते हैं। तो इस बात को लिख लीजिए कि गर्भकाल के लगभग 7वें महीने में उदर गुहा से 7वें महीने में उदर गुहा से वृषण कोश में आ वृषण कोश क्या है, तो इसी के अंदर वृषण क्या होता है, पाया जाता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक, जिसमें क्या पाए जाते हैं या जिसमें क्या आ जाता है, तो वृषण आ जाता है। ये चीज़ें क्या थी, आपको 4 पॉइंट यहाँ से एकदम से कंफर्म याद हो गई होगी। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसे इन स्क्रीनशॉट भी क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। 5वां पॉइंट देखिएगा बबुआ, 5वां पॉइंट क्या है कि आखिर इस वृषण कोश में लाने के लिए कोई ऐसा होगा जो जिम्मेदार होगा,
ऐसे तो अपने आप से वृषण कोश में आ नहीं जा रहे हैं। तो देखिएगा वृषण को वृषण कोश में लाने के लिए एक हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, एक हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, जिसे FSH हार्मोन्स कहा जाता, जिसे क्या कहा जाता है, FSH हार्मोन्स कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, FSH हार्मोन्स का फुल फॉर्म इसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये होता है FSH का फुल फॉर्म। यही हार्मोन्स उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। अर्थात जब हम माँ के गर्भ में लगभग 7 महीने के हुए उस दौरान ठीक FSH हार्मोन्स क्या किया, तो इस वृषण कोश में लाने के लिए ठीक जिम्मेदार हुआ। अर्थात ये जिम्मेदारी कौन निभाया, FSH हार्मोन्स। ठीक, अब देखिए सवाल ये है, छठा पॉइंट देखते हैं हम लोग कि आखिर ये वृषण कोश में बाहर क्यों आते हैं? कोई तो रीजन होगा, क्यों नहीं ये वृषण हमारे शरीर के अंदर ही रह गए, क्यों हमारे शरीर के बाहर लाए जा रहे हैं? क्या सभी जीवों में जो नर हैं, क्या सब में वृषण कोश उनके शरीर के बाहर पाया जाता है? इसका आंसर ढूंढने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि ये वृषण कोश में बाहर क्यों आते हैं। तो देखिए, क्योंकि देखिएगा, इसको भी लिख देते हैं, वृषण कोश के बाहर क्यों आते हैं? लिखिएगा, क्योंकि वृषण को शुक्राणु का निर्माण करना होता। क्या करना होता है? वृषण को शुक्राणु का निर्माण करना होता है। इसीलिए वृषण कोश से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इसीलिए वृषण क्या हो जाते हैं, वृषण कोश से बाहर आ जाते हैं। तो इतनी बातें आपको क्या हुई होंगी, समझ में आ गई होंगी। इसके आगे की और कहानी है, अभी इसी में छठे पॉइंट में अभी आपको हम क्या करेंगे, क्लियर करा देंगे। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बैठे हैं अगर कापी कलम ठीक लेके अगर बैठे हैं तो नोट्स मेरे साथ साथ क्या करते रहिए, बनाते रहिए। यही आपका टोटल एक क्या है, नोट्स है। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, आप क्या करिए, इसे एक बार देख लीजिए और इसे लिख लीजिए।
चलिए आइए नेक्स्ट, एक वर्ड बोले हैं शुक्राणु निर्माण। कौन करेगा? ये वृषण करने वाला है क्या? शुक्राणु निर्माण। अब क्वेश्चन ये है कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपकी एनसीईआरटी कुछ अलग ही कह रही है। आपकी एनसीईआरटी क्या कर रही है? कुछ अलग कर रही है, लेकिन वो ठीक गलती से क्या होगा, मिसप्रिंट हुआ होगा। शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, शुक्राणु निर्माण, या यहाँ से लिख लीजिएगा, वृषण से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहा जाता। शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्र जनन कहा जाता है। ठीक, इसको देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुक्र जनन को इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी आप लोग क्या करते रहिए, लिखते रहिए। इसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक, शुक्र जनन कहलाती है। और शुक्र जनन देखिएगा, शुक्र जनन 2 चरणों में पूर्ण होता। शुक्र जनन कितने चरणों में पूर्ण होता है? 2 चरणों में पूर्ण होता है। एक होता है शुक्राणु प्रसूजनन। एक क्या होता है? शुक्राणु प्रसूजनन। और दूसरा चरण क्या होता है? शुक्राणु जनन। देखिए एनसीईआरटी आपका शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को लिख दिया है शुक्राणु जनन कहते हैं, ऐसा नहीं है। उसे शुक्र जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और शुक्राणु जनन को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। और ठीक ना, इसे क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है स्पर्मेटिडोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? सॉरी देखिएगा, स्पेलिंग थोड़ी सी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, उसे सुधार लीजिएगा। स्पर्मिटोजेनेसिस। तो बात क्या थी? बात ये थी, देखिएगा, हम अभी पूछे हैं कि वृषण कोश के बाहर क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि वृषण से होगा शुक्राणु का निर्माण। वृषण से क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। और शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्र जनन कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्र जनन कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में पूर्ण होता है। एक होता है शुक्राणु प्रसूजनन और दूसरा क्या होता है? शुक्राणु जनन। इसे आप क्या करिए, एक बार फिर से हट जाता हूँ, इसे आप लोग लिख लीजिए। समय समय पे चीज़ों को क्या करते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। देखिए, आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे तभी यूपी बोर्ड के, ठीक, यूपी बोर्ड में आप अच्छे से अच्छे अंक
हासिल कर सकते हैं। बिना पढ़ाई के कुछ भी संभव नहीं है। देखिएगा, बात यह है कि शुक्राणु जनन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए शुक्र जनन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए शुक्र, एक पॉइंट यहाँ पे बना दीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा, शुक्र जनन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हमारे शरीर का तापमान 34.34 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ठीक लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगर शुक्र जनन करना है तो हमारे शरीर का तापमान लगभग कह लीजिए 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। अगर इससे शरीर का जो होता है तापमान अगर अधिक है तो होगा क्या, फिर शुक्र जनन की प्रक्रिया अर्थात शुक्राणु निर्माण होगा ही नहीं। इसीलिए हुआ क्या, बनाने वाले ने खूब हम लोग को बनाया, किया क्या कि हमारे वृषण कोष के में उपस्थित कर दिया। कहाँ पे, शरीर से बाहर। हुआ क्या, देखिएगा, हम जानते हैं कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या कह लीजिए तो ठीक 98.6 फ़ारेनहाइट होता। और अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान अगर रहेगा तो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया सफल हो पाएगी, अन्यथा सफल नहीं होगी। और हमारे शरीर का तापमान कितना है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। और शुक्राणु ठीक शुक्र जनन करने के लिए ताप सामान्य मानव के शरीर से लगभग कह लीजिए तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे लिख लीजिए, अर्थात आप लिख सकते हैं कि शुक्र जनन करने के लिए जो ताप है वो सामान्य मानव शरीर के ताप से, वो सामान्य मानव शरीर के ताप से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब तो क्या होगा, शुक्र जनन की प्रक्रिया होगी, अन्यथा शुक्र जनन की प्रक्रिया संभव नहीं है। अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है, इसीलिए वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में आ जाते। दंडन बातें समझ में आ गई। फिर से आइए एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमारा ये था कि वृषण कोश से बाहर क्यों आते हैं, क्यों भाई उसको क्यों बाहर लाया जाता है, क्योंकि करना है शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु का क्या करना है, निर्माण करना है। और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं,
शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन दो तरह से होता है, शुक्राणु प्रसूति जनन। इसे अभी हमें डिटेल्स में आगे क्या करना है, देखना है, शुक्राणु जनन। ठीक, नेक्स्ट बात यह आई है कि शुक्र जनन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हमारे शरीर का तापमान लगभग कितना होना चाहिए, तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। कितना से 34 से लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। अर्थात मैं लिखा हूँ कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान इतना होता है और होना चाहिए कितना, 34 से लगभग 35 कह लीजिए डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। और तापमान है इतना, अर्थात इतने तापमान पे शुक्राणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, शुक्र जनन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तो होता क्या है, शुक्र जनन करने के लिए सामान्य मानव शरीर के ताप से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसीलिए जो वृषण है हमारे शरीर के अंदर न बना करके या अंदर न रख करके उसे कहाँ कर दिया, बाहर स्थित कर दिया गया है। कहाँ स्थित कर दिया गया है, बाहर स्थित कर दिया गया है। किसमें, तो भैया देखिए लल्ला, ये क्या है, ये हमारा है वृषण कोश। और इस वृषण कोश में कौन उपस्थित है, वृषण, जो करेगा क्या, तो शुक्राणु निर्माण करेगा। अब सवाल देखिए, सवाल ये है कि क्या सभी ठीक जीव जितने हैं जो नर हैं सब में ये वृषण क्या होते हैं, बाहर आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ठीक इस पृथ्वी पे एक ऐसा भी सजीव है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, हाथी। हाथी में वृषण शरीर से बाहर नहीं आते हैं। हाथी में वृषण शरीर से बाहर नहीं आते। क्यों? क्योंकि हाथी के शरीर का तापमान, हाथी के शरीर का तापमान, हाथी के शरीर का तापमान लगभग 35 दशमलव, देखिएगा, लगभग 35.9 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इतने डिग्री सेल्सियस पे जो हाथी ठीक ना का जो शुक्राणु बनेगा वो झेल सकता है। अर्थात शुक्र जनन की प्रक्रिया क्या हो सकती है, हो सकती है। इसीलिए हाथी में वृषण शरीर के बाहर नहीं आता है, वो कहाँ रह जाता है, शरीर के अंदर ही स्थित होता है, अंदर ही पाया जाता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें देखिएगा चमगादड़। चमगादड़ क्या होता है, जब संभोग की क्रिया होती है, अर्थात जब जनन होता है मेल और फीमेल में, तो होता क्या है कि उस दौरान कुछ समय के लिए ठीक चमगादड़ का वृषण कोश क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। और जनन क्रिया के पश्चात वो वृषण क्या होता है, फिर से अंदर चला जाता है। तो अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव हैं और उनमें अलग अलग तरह के संरचनाएं पाई जाती हैं और अलग अलग तरह से वृषण कोश क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो आई होप कि आपको कितने पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखिएगा अभी हम कितने पॉइंट बताए हैं, 6 पॉइंट। कितने पॉइंट बताए हैं, 6वां पॉइंट। और इसे आप कर लीजिएगा क्या, ये मान लीजिए हमारा क्या है, 7वां पॉइंट। एक और पॉइंट देखिए, ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके एक और पॉइंट देखिए। इसके आगे का ठीक जितनी भी बातें हैं हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में बता देंगे। एक और है, देखिए होता क्या है, अगर FSH हार्मोन्स जो उत्तरदायी था, किसके लिए उत्तरदायी था, ठीक, तो वृषण कोश को शरीर से बाहर लाने के लिए क्या था, उत्तरदायी था, एकदम से कम स्रावित हो रहा है, अर्थात ना के बराबर। उस परिस्थिति में क्या होगा, तो उस परिस्थिति में बाबू यही होगा कि वृषण कोश शरीर से बाहर नहीं आएगा। और जब शरीर से बाहर नहीं आएगा तो इस परिस्थिति को कहा जाता है क्रिप्टोकॉर्डिज्म। क्या कहा जाता है,
क्रिप्टोकॉर्डिज्म। देखिएगा, लिखिए यहाँ पे लिख लीजिए, अगर वृषण, ठीक ना, वृषण कोश में बाहर नहीं आते हैं तो इस परिस्थिति को क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहते हैं। बात एकदम स्पष्ट है कि अगर किसी नर में वृषण कोश शरीर से बाहर नहीं आ पाते हैं, उस परिस्थिति को क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन है आपसे, आप हमें बताइएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, क्या अगर वृषण कोश में वृषण बाहर न आए या वृषण कोश में न उपस्थित हो तो क्या उस समय शुक्र जनन की प्रक्रिया, अर्थात कह लो तो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया संभव होगी या नहीं? हम क्या करेंगे, अगले आपके जवाब का हम इंतज़ार करेंगे और अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में, ठीक, इसका जवाब हम क्या करेंगे, आप कमेंट देखेंगे और फिर उस हिसाब से हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, आपको बता देंगे। तो आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से मैं पुनः स्लाइड क्या करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। ठीक, ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमारा भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लाइक और सपोर्ट ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक, आइए एक बार स्लाइड क्या करते हैं, हम आपको पुनः दिखा देते हैं। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़े हैं, नर जनन तंत्र। क्या पढ़े हैं, नर जनन तंत्र। इस नर जनन तंत्र में हम लोग पहला पॉइंट पढ़े हैं कि नर जनन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है, 4 भागों से मिलकर बना होता है। एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि और बाह्य जननेंद्रिय। ठीक, इन सभी चारों भागों को हमें बारी बारी से क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले हम उठाएं क्या है, जो पहला पार्ट था जिसे हम लोग क्या बोले हैं, वृषण। वृषण में पहला पॉइंट बोले हैं, वृषण की उत्पत्ति मेजोडर्म से होती है। वृषण उदर गुहा के बाहर श्रोणि भाग में उपस्थित होते हैं। वृषण नर का प्राथमिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक, प्राथमिक लैंगिक अंग है। ठीक, ये कब उपस्थित होता है नर में, तो गर्भकाल के लगभग 7वें महीने में उदर गुहा में वृषण, उदर गुहा से वृषण कहाँ पे आ जाता है, वृषण कोश में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, वृषण कोश में लाने के लिए कोई हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, उस हार्मोन्स को कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, छठा नंबर, वृषण कोश से बाहर क्यों आते हैं, क्योंकि करना है क्या, शुक्राणु का निर्माण। और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। शुक्र जनन प्रक्रिया 2 तरह से होती है, शुक्राणु प्रसूजनन जिसे स्पर्मेटिडोजेनेसिस कहते हैं, और शुक्राणु जनन जिसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु जनन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हमारे शरीर का तापमान लगभग होना चाहिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि हमारे शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। इस 37 डिग्री सेल्सियस पर शुक्र जनन की प्रक्रिया होने वाली नहीं है। तो होता क्या है, आपकी NCERT लिखी है कि शुक्र जनन करने के लिए ताप जो है सामान्य मानव शरीर के ताप से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसीलिए वृषण शरीर के क्या हो जाता है, बाहर वृषण कोश में आ जाता है। नेक्स्ट 7वां, क्या सभी में आ जाता है, नहीं। तो हाथी में वृषण शरीर के बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि हाथी के शरीर का तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, और इस तापमान पर
हाथी में शुक्र जनन की प्रक्रिया क्या होती है, हो जाती है। नेक्स्ट, अगर वृषण कोष में बाहर नहीं आते हैं तो इस परिस्थिति को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहा जाता है। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं, क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन ये है कि अगर वृषण कोष से बाहर नहीं आएंगे तो क्या शुक्र जनन की प्रक्रिया होगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा और विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें क्या है पुनः ठीक समझ में आई होंगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।